नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को देखें तो ये एक महासागर जैसी है जिसमें अनगिनत लहरें हैं, धाराएं हैं। बिल्कुल। और आज हम इस महासागर की एक बहुत ही गहरी और कह सकती हूँ शक्तिशाली धारा की पड़ताल करने वाले हैं, मध्य प्रदेश का योगदान। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान दिल्ली, बंगाल या महाराष्ट्र पर ही जाता है। हाँ, ज्यादातर वहीं पर। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश, जो भारत के दिल में है, वो कैसे इस पूरी लड़ाई का एक तरह से धड़कता हुआ दिल बना। हमारी आज की इस गहरी पड़ताल का मकसद मध्य प्रदेश के संग्राम को 3 स्तरों पर समझना है। अच्छा। पहला, 1857 की क्रांति के वो महानायक जिन्होंने मध्य भारत में विद्रोह की नींव रखी। दूसरा, गांधी जी के नेतृत्व में हुए जो बड़े जन आंदोलन थे, उनमें यहाँ की आम जनता की भागीदारी। और तीसरा, उन क्रांतिकारी, वैचारिक और आदिवासी नायकों का योगदान जिनकी कहानियां अक्सर मुख्य धारा में कहीं खोसी जाती हैं। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं 1857 के उस महासंग्राम से जिसने सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत में क्रांति की आग लगा दी थी। और इसका जिक्र आते ही देखिए, 2 नाम तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। हाँ, और इन दोनों की कहानी मध्य प्रदेश की जमीन के बिना अधूरी है। ये समझना दिलचस्प है कि ये सिर्फ 2 अलग-अलग योद्धा नहीं थे, बल्कि एक शक्तिशाली रणनीतिक गठबंधन था। जी। तात्या टोपे को देखिए, वो इस संग्राम के सबसे बेहतरीन सैन्य रणनीतिकारों में से एक थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गुरिल्ला युद्ध नीति, छापामार लड़ाई। हाँ, छापामार लड़ाई। वो अंग्रेजी सेना पर अचानक हमला करते और फिर जंगलों में गायब हो जाते। इसने अंग्रेजों को, आप मानिए, महीनों तक परेशान रखा। और इसी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण शायद ग्वालियर पर कब्जा था, जो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर किया। बिल्कुल, वो सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, उसका सांकेतिक महत्व बहुत बड़ा रहा होगा। बहुत ज्यादा। आप सोचिए, ग्वालियर सिंधिया का गढ़ था जो अंग्रेजों के वफादार थे। उस किले पर कब्जा करना, ये विद्रोहियों के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने पूरे मध्य भारत में एक संदेश भेजा कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तात्या टोपे ने सिर्फ लड़ाई नहीं की, उन्होंने इस पूरे इलाके में विद्रोहियों को संगठित किया। वो इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बने एक तरह से। और रानी लक्ष्मीबाई, उनकी वीरता तो झांसी के किले से कहीं आगे तक गूंजती है। वो जो ब्रिटिश डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ लड़ी, वो तो अद्भुत है। ये एक पक्ष है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक कुशल कमांडर थी। ग्वालियर की लड़ाई में उनका नेतृत्व असाधारण था। सही बात है। वो महिला शक्ति और राष्ट्रभक्ति का एक ऐसा प्रतीक बन गई जैसा उस दौर में कोई और नहीं था। मध्य प्रदेश की धरती पर उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए क्रांति की चेतना का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। कह सकते हैं वरिष्ठ नेताओं में से थे। भले ही वो बिहार से लड़ रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव और उनके संपर्क ग्वालियर तक थे। उन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। मतलब वो इन अलग अलग विद्रोहों को जोड़ना चाहते थे। बिल्कुल, उनका मकसद था कि ये अलग अलग चल रहे विद्रोह एक संयुक्त मोर्चे में बदल जाएं। उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन मध्य भारत के युवा नेताओं के लिए बहुत कीमती था। तो मतलब 1857 में मध्य भारत इन महान नेताओं का एक संयुक्त युद्ध क्षेत्र बन गया था। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये दिलचस्प है कि यहाँ नेतृत्व राजाओं, रानियों और सेनापतियों के हाथ में था। इसके करीब 50-60 साल बाद जब गांधी जी मंच पर आए तो नेतृत्व का पूरा चेहरा ही बदल गया। मध्य प्रदेश में ये बदलाव कैसे दिखा, यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। 20वीं सदी की शुरुआत में लड़ाई महलों और किलों से निकलकर सड़कों और गांवों तक पहुंच गई। और मध्य प्रदेश के शहर जैसे जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, रायपुर, ये सब इस बदलाव के बड़े केंद्र बने। और इसकी पहली बड़ी झलक हमें मिलती है 1920 के असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन यानी वो दौर जब गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के साथ किसी भी तरह का सहयोग बंद कर दो। इसका मध्य प्रदेश की आम जनता पर क्या असर हुआ? असर बहुत गहरा था। पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हर घर का मुद्दा बन गया। जबलपुर में वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। बिल्कुल, लेकिन इसका सबसे बड़ा नतीजा ये नहीं था कि अंग्रेजों को कितना नुकसान हुआ, बल्कि ये था कि आम आदमी के मन से अंग्रेजी हुकूमत का डर निकलने लगा। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसे लगा कि वो भी इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभा सकता है। स्वतंत्रता,
अब कुछ नेताओं का सपना नहीं, एक जन आंदोलन बन चुकी थी। तो असहयोग आंदोलन ने लोगों को सड़क पर उतरना सिखा दिया। लेकिन फिर 10 साल बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले वाले आंदोलन का असर खत्म हो गया था? खत्म नहीं हुआ था, बल्कि और परिपक्व हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन उस चेतना का अगला कदम था। इस आंदोलन की खास बात थी महिलाओं और किसानों की अभूतपूर्व भागीदारी। अच्छा जी, जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा गया। सिवनी का जंगल सत्याग्रह देखिए, वहां आदिवासियों ने अंग्रेजों के जंगल कानूनों को चुनौती दी। मतलब अब लड़ाई सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, वो गांव और जंगलों तक पहुंच गई। बिल्कुल। इतनिट मुझे यहाँ एक बात समझनी है। असहयोग आंदोलन में छात्र और वकील जुड़े, सविनय अवज्ञा में किसान और महिलाएं। तो क्या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक आते आते समाज का ऐसा कोई वर्ग बचा था जो इस लड़ाई से अछूता हो? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इन तीनों आंदोलनों का पैटर्न है। असहयोग ने लोगों को एक साथ खड़ा होना सिखाया। सविनय अवज्ञा ने उस भीड़ में महिलाओं और किसानों को सबसे आगे ला दिया। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक आते आते, जब गांधी जी समेत सारे बड़े नेता जेल में थे, हाँ, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तब भी उस भीड़ ने आंदोलन को खुद चलाना सीख लिया था। जबलपुर, सागर, इंदौर जैसे शहरों में हड़तालें और जुलूस रोज की बात हो गई। और भूमिगत आंदोलन भी चले। हाँ, कई जगहों पर युवाओं ने भूमिगत होकर आंदोलन चलाया। ये मध्य प्रदेश में राजनीतिक चेतना के विकास की, कह सकते हैं, 3 सीढ़ियां थी। तो एक तरफ गांधी जी के आंदोलनों में लाखों लोग जुड़ रहे थे, लेकिन क्या हर कोई इस धीमी गति और अहिंसक तरीके से संतुष्ट था, खासकर युवा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी का एक और सिरा खुलता है, जो अहिंसा का नहीं बल्कि क्रांति का था। और उसका सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश की धरती से जुड़ा है, चंद्रशेखर आजाद। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों धाराएं एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि समानांतर चल रही थी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। उनका यहाँ जन्म लेना सिर्फ एक सामान्य ज्ञान का तथ्य नहीं है। इसका मतलब था कि मालवा और बुंदेलखंड के युवाओं के लिए वो एक स्थानीय हीरो थे, अपनी धरती का बेटा। तो उनसे एक जुड़ाव महसूस होता था। बिल्कुल। गांधी जी के अहिंसक रास्ते के समानांतर आजाद की कहानियां, उनका साहस और आजादी रहे हैं आजाद ही रहेंगे का उनका प्रण युवाओं को एक दूसरे ज्यादा आक्रामक रास्ते के लिए प्रेरित कर रहा था। और जहां एक तरफ आजाद की पिस्तौल गरज रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी कलम से भी लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। बिल्कुल। आजादी की लड़ाई सिर्फ हथियारों या जुलूसों से नहीं लड़ी जाती, उसे एक वैचारिक आधार चाहिए होता है। सही बात है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने वही काम किया। वो एक राष्ट्रवादी कवि और पत्रकार थे। उनकी पत्रिका कर्मवीर ब्रिटिश शासन पर तीखे वैचारिक प्रहार करती थी, और उनकी कविताएं वो तो जैसे क्रांति का घोषणा पत्र थीं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, पुष्प की अभिलाषा। हाँ, और आप सोचिए, उस दौर का युवा जब ये पंक्तियां पढ़ता होगा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पंक्तियां किसी भी भाषण से ज्यादा शक्तिशाली थीं। ये सीधे दिल में उतरकर देशभक्ति की आग जला देती थी। इसी दौर में हमें ठाकुर प्यारेलाल, रविशंकर शुक्लो और डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू जैसे नेता भी दिखते हैं, जो कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे थे। ये संगठन निर्माता थे, और रविशंकर शुक्ल का तरीका बहुत दिलचस्प था। वो सिर्फ बड़ी शहरों में भाषण नहीं देते थे, बल्कि छोटे छोटे कस्बों और गांवों में जाकर स्थानीय नेताओं के साथ बैठके करते थे। मतलब एकदम ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने कांग्रेस को कुछ पढ़े लिखे लोगों की पार्टी से निकालकर गांव की चौपाल तक पहुंचा दिया। और इसी संगठन क्षमता का नतीजा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जब बड़े नेता जेल में थे, तब भी मध्य प्रदेश में आंदोलन नहीं रुका, क्योंकि जमीनी स्तर पर नेतृत्व तैयार था। एकदम सही। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग तरीकों से एक ही लक्ष्य के लिए काम हो रहा था। लेकिन अक्सर इस पूरी कहानी में हम एक बहुत बड़े संघर्ष को नजरअंदाज कर देते हैं, आदिवासियों का संघर्ष। ये एक बेहद जरूरी पहलू है, क्योंकि मध्य प्रदेश तो आदिवासी बहुल प्रदेश है। उनकी लड़ाई कैसी थी? उनकी लड़ाई दोहरी थी। वो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उस पूरी व्यवस्था से लड़ रहे थे जो उनके जल, जंगल और जमीन पर कब्जा कर रही थी, जिसमें अंग्रेज, जमींदार, साहूकार सब शामिल थे। और यहाँ हमें टंट्या भील को याद करना ही होगा। टंट्या भील, जिन्हें भारतीय रॉबिनहुड भी कहा जाता है। लेकिन ये जो रॉबिनहुड का टैग है, ये कहीं ना कहीं उनके असली मकसद को थोड़ा छोटा तो नहीं कर देता? आपने बहुत गहरी बात कही। रॉबिनहुड एक आसान उपमा है,
लेकिन उनका संघर्ष इससे कई ज्यादा बड़ा और जटिल था। वो निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों के लिए एक नायक थे, एक मसीहा। उन्होंने आदिवासियों को जमींदारों और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने आदिवासियों में वो स्वाभिमान और स्वतंत्रता की चेतना जगाई जो लगभग खत्म हो चुकी थी। और दूसरे नायक बिरसा मुंडा, उनका कार्यक्षेत्र तो मुख्यतः छोटा नागपुर यानी आज का झारखंड था। मध्य प्रदेश के आदिवासी संघर्ष पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव बहुत गहरा था। बिरसा मुंडा का उलगुलान यानी महान विद्रोह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, वो एक पूरी विचारधारा थी। अच्छा। उन्होंने ब्रिटिश शासन और ईसाई मिशनरियों के शोषण का कड़ा विरोध किया। उनके आंदोलन ने नारा दिया, अबुआ दिशुम अबुआ राज। हाँ, और इस नारे की गूंज मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंची। इसने यहाँ के आदिवासी आंदोलनों को एक नई राजनीतिक दिशा और प्रेरणा दी। बिरसा मुंडा का संघर्ष एक प्रतीक बन गया कि आदिवासी सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि अपने स्वशासन के लिए भी लड़ सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने देखा कि मध्य प्रदेश का योगदान कितना विविध था, कितना बहुस्तरीय था। एक तरफ तात्या टोपे की गुरिल्ला लड़ाई, दूसरी तरफ गांधी जी के शांतिपूर्ण जन आंदोलन, एक और चंद्रशेखर आजाद की सशस्त्र क्रांति, तो दूसरी ओर टंट्या भील का आदिवासी अस्मिता का संघर्ष। हर तरह का संघर्ष मौजूद था। अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो मध्य प्रदेश भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक लघु रूप, एक माइक्रोकॉज़म प्रस्तुत करता है। यहाँ संघर्ष की हर धारा मौजूद थी, क्रांतिकारी, अहिंसक, राजनीतिक, साहित्यिक और सामाजिक। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना भी की, तो माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवि भी। यहाँ चंद्रशेखर आजाद जैसे जोशीले क्रांतिकारी थे, तो रविशंकर शुक्ल जैसे धैर्यवान संगठनकर्ता भी। और यहाँ टंट्या भील जैसे जमीन से जुड़े नायक भी थे। तो ये दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई किसी एक व्यक्ति, एक विचारधारा या एक तरीके से नहीं जीती गई। बिल्कुल नहीं, ये समाज के हर वर्ग और हर सोच के योगदान का नतीजा थी, और मध्य प्रदेश इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने संघर्ष के कई अलग अलग रूपों की चर्चा की। 1857 का सैन्य विद्रोह, गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह, आजाद की सशस्त्र क्रांति और आदिवासियों का स्वायत्तता का संघर्ष। सोचिएगा कि इन सभी धाराओं में से किस एक धारा की विरासत आज के आधुनिक मध्य प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक पहचान पर सबसे ज्यादा गहरी छाप छोड़ गई है।